Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psyches. Myself Fatia Ayub and today we will be going to discussing our 11th lecture. That is about Lawrence Kohlberg's theory of moral development. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीक न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. स्टूडेंट्स, अंदाजे बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं है. आज हम जिस शख्सियत को डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉरेंस कोहलबर्ग. इनकी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने एक आउटलाइन रेडी की है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी वो मेन हेडिंग्स हैं जिनको क्वेश्चन में फर्दर डिस्कस किया जाएगा. तो फर्स्ट हेडिंग इज अबाउट इंट्रोडक्शन, in which we discuss the introduction of Kohlberg and moral development. The second heading is about Heinz dilemma. The third heading is about 3 levels of moral development. The fourth is about 6 stages of moral development. And the last heading is about conclusion. Let's discuss all these headings one by one. इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले लॉरेंस कोहलबर्ग की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे. ये अक्टूबर 25, 1927 को ब्रॉन्क्सविल न्यूयॉर्क के मुकाम पर पैदा हुए थे. ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं और इनका फोकस मॉरल डेवलपमेंट पर था. और इनकी जो मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं वो हाइंस डायलेमा एंड स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैं. इन्होंने एजुकेशन शिकागो की यूनिवर्सिटी से हासिल की थी और इनका जो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी था वो चाइल्ड साइकोलॉजी था. इन्होंने जीन पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से मुतासर होकर अपनी थ्योरी को पेश किया था, जबकि इन्होंने 19 जनवरी 1987 को विंथ्रोप के मुकाम पर वफात पाई थी. अब हम इंट्रोडक्शन ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डिस्कस करते हैं. जो वर्ड मॉरल है वो असल में मॉरलिटी से निकला है जिसके मायना इखलाकियात के हैं, यानी वो अमल जहाँ लोगों को गलत और सही की पहचान हो जाए या फिर सही और गलत काम का एहसास हो जाए तो उसे मोरालिटी कहा जाता है. मोरालिटी इखलाकी नशोनुमा पर तवज्जो मरकूज करती है, यानी ये पर्सन की जो इखलाकी नशोनुमा होती है उसको फोकस करके उसको बेहतर करने की कोशिश करती है. सारे इखलाक जो होते हैं वो बच्चा एकदम से नहीं सीखता, बल्कि बच्चे की जो मॉरल डेवलपमेंट है वो डिफरेंट ग्रेड्स में होती है, यानी कि डिफरेंट एज में आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो होते हैं वो डेवलप करते हैं अपने अंदर इखलाकियात को, जिसमें पर्सन को सही और गलत का अंदाज़ा हो जाता है. मॉरल डेवलपमेंट मजहबी इक़्तिदार, शाऊर और समाजी रवैयों से मुतल्लिक होती है. अगर देखा जाए कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि मॉरल डेवलपमेंट को मुतासिर करते हैं तो उसमें फैमिली आ जाती है, जिसमें बच्चे के जो होते हैं पेरेंट्स आते हैं, बहन भाई आते हैं, उसकी एज आ जाती है, क्योंकि बच्चे की जो एज होती है वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसमें इखलाकियात जो है वो बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती हैं. तो उसके बाद स्कूल आ जाता है. स्कूल से बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं अपने एज फेलो से, अपने क्लास फेलोज से. उसके बाद टीचर्स आ जाती हैं, फिर सोसाइटी, कल्चर्स और जेंडर्स आ जाते हैं. उसके अलावा हमारे जो पीयर ग्रुप्स होते हैं जिसमें दोस्त और क्लास फेलोज होते हैं, ये बच्चे की इखलाकी नशोनुमा को डेवलप करने में अहम किरदार अदा करते हैं. अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि क्लियर करेगी कि मॉरल डेवलपमेंट होती क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है डोंट किल अदर्स, के दूसरों को कत्ल ना करें. स्पीक ऑलवेज द ट्रूथ, हमेशा सच बोलें. सर्व्स द ह्यूमैनिटी, के इंसानियत की खिदमत करें. हेल्प्स द नीडी पीपल, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत जो है वो पूरी करें. और इसके अलावा है डोंट चीट अदर्स, के दूसरों को धोखा मत दें. इसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जिनको हम अपने अंदर डेवलप करते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, ग्रेटिट्यूड, काइंडनेस. ऑल दीज आर कॉल्ड मॉरल वैल्यूज़. Now we discuss the second heading of our outline, that is about Heinz dilemma. हाइंस एक स्टोरी के करैक्टर का नाम है, जबकि डायलिमा का मायना है दोहरी मुश्किल या एक मखमसा. पहले हम डायलिमा को डिस्कस करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर बाद में कोहलबर्ग की हाइंस डायलिमा वाली स्टोरी को डिस्कस करेंगे. इसमें 2 सिचुएशंस होती हैं डायलिमाज के अंदर. फर्स्ट सिचुएशन में पर्सन एक काम करता है तो उसके ज़ाहरी तौर पर मिस्बत नताइज बरामद होते हैं, यानी वो काम इसके लिए फ़ायदा मंद होता है, लेकिन इखलाकी तौर पर वो काम गलत होता है. मिसाल के तौर पर अगर इंसान भूखा हो तो वो दूसरे से छीन कर या फिर दूसरे के घर से चोरी करके कुछ खा ले
اور اپنا پیٹ بھر لے تو یہ ظاہری طور پر تو فائدہ مند ہے، پرسن کا پیٹ بھر گیا کھانا کھا کے تو یہ اس کو فائدہ پہنچ گیا، لیکن اخلاقی طور پر یہ ایک غلط حرکت ہے جو کہ اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اس کی سیکنڈ سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ پرسن ایک کام کرتا ہے تو اس کے ظاہری طور پر منفی نتائج برآمد ہوتے ہیں، یعنی اسے کوئی فائدہ کسی قسم کا نہیں ہوتا، وہ کام اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا، جبکہ اخلاقی طور پر وہ کام گڈ ورک ہوتا ہے۔ ایسے کام انسان اپنی ذہنی اور روحانی سکون کے لیے کرتا ہے، آخرت میں فائدے کے لیے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھوکے یا غریب کو کھانا کھلانے کے لیے اگر امیر کے گھر سے چوری کر لی جائے یا پھر خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلا دیا جائے تو یہ ہائنس ڈائلما کی سیکنڈ سچویشن آتی ہے۔ ڈائلما میں پرسن دو چیزوں کے درمیان کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ کس کام کو کرے یا نہ کرے۔ جیسا کہ امتحان میں چیٹنگ کرنا ہو تو بچہ کشمکش کا شکار ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر تو مجھے اس کا فائدہ ہے، یعنی اگر میں چیٹنگ کر لیتا ہوں تو میرا پیپر اچھا ہو جائے گا، لیکن اگر میں پکڑا جاؤں گا تو پھر جو میرا پیپر ہوگا اس پر آبجیکشن لگ جائے گا تو مجھے اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ تو پرسن پھر فائدے اور نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے جب دو چیزوں کے درمیان کشمکش کا شکار ہوتا ہے تو اسے ہم ڈائلما کہتے ہیں۔ اس کے میں پریکٹیکل لائف کے اندر ڈائلما بہت سارے ہیں جن کو ہر پرسن تقریباً اپنی لائف میں روزمرہ لائف میں فیس کرتا ہے۔ 1958 میں لارنس کولبرگ نے ہائنس ڈائلما سے متعلق ایک کہانی لکھی جس کا ٹائٹل ہائنس اسٹیلز دا ڈرگ رکھا تھا۔ اب اس کہانی کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یہ کہانی آگے جا کر تھیوری کی سٹیجز کو اور اس کے لیولز کو سمجھنے میں مدد کرے گی۔ ایک آدمی جس کا نام ہائنس تھا، اس کی وائف ایک خاص قسم کے کینسر میں مبتلا تھی اور موت کے بہت قریب تھی۔ اس کا شوہر اسے بچانا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب اسے کینسر کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں پتہ چلا تو ڈاکٹرز نے ایک خاص قسم کا ڈرگ تجویز کیا جس کے استعمال سے اس کی وائف بچ سکتی تھی۔ یہ ڈرگ ریڈیم کی ایک شکل تھی جو اسی قصبے کے منشیات فروشوں نے حال ہی میں دریافت کی تھی۔ یہ ڈرگ مہنگی تھی لیکن دکاندار اس ڈرگ کی اصل قیمت سے 10 ٹائمز زیادہ وصول کر رہا تھا۔ ہائنس نے ڈرگ کے $200 ادا کیے اور کہا یہ ڈرگ مجھے دے دو، لیکن فارمیسی والے نے ڈرگ کی ایک سمال ڈوز کے لیے $2000 کا مطالبہ کر دیا، یعنی اس نے 10 ٹائمز زیادہ وصول کیے، جس سے ہائنس کافی پریشان ہو گیا۔ پھر وہ لوگوں کے پاس گیا اور دوستوں سے رقم کلیکٹ کی جو کہ $1000 بنی۔ اب اسے اپنی وائف کی لائف بچانے کے لیے $1000 کی ضرورت تھی۔ پھر وہ دوبارہ ڈرگسٹ کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ مجھے یہ ڈرگ چیپ ریٹ پر پرووائڈ کر دو یا پھر مجھ سے ادھار کر لو، باقی کی رقم میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ لیکن ڈرگسٹ نے کہا کہ ہائنس کی مجبوری سے کیوں نہ فائدہ اٹھا لیا جائے، اور اس نے کہا میں نے یہ دوائی ایجاد کی ہے اور میں اس سے خوب منافع حاصل کروں گا۔ یہ سن کر ہائنس افسردہ اور بے چین ہو گیا کہ اب میں کیا کروں۔ پھر اس کے پاس دو آپشن تھے، ایک یہ کہ وہ اپنی وائف کو مرنے کے لیے چھوڑ دے جو کہ اس کے لیے کرنا بہت مشکل تھا، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ اس ڈرگ کو کسی بھی طریقے سے حاصل کر لے۔ پھر اس نے دوسرے آپشن کا انتخاب کیا اور ڈرگ کو فارمیسی جا کر چوری کر لیا اور اپنی وائف کی جو لائف ہے اسے بچا لیا کیونکہ وہ اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب ایسے کیس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہائنس نے جو دوسرے راستے کا انتخاب کیا کیا وہ صحیح تھا؟ کیا ہائنس کو چوری کرنا چاہیے تھی؟ اگر ہائنس اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتا تو کیا پھر بھی وہ چوری کرتا؟ جو عورت مر رہی تھی وہ اگر اس کی وائف نہ ہوتی، کوئی سٹرینجر ہوتی، تو کیا پھر بھی وہ اس کی اسی طرح مدد کرتا جیسے اس نے اپنی وائف کو بچانے کے لیے چوری کر کے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی؟ کیا پولیس کو کیمسٹ کو یا پھر جو فارمیسی والا تھا اس کو اریسٹ کر لینا چاہیے تھا اگر اس کی وائف ڈرگ نہ ملنے پر مر جاتی؟ تو یہ کویسچنز کی ایک لسٹ تھی جن کے آنسر جاننے کے لیے کولبرگ نے ایک کویسچنیئر تیار کیا اور اسے ڈیفرنٹ ایج کے لوگوں سے پوچھا۔ ان کے رسپانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کلاسیفائی کیا گیا کہ الگ الگ عمر کے لوگوں نے اپنے تجربات کے حساب سے الگ الگ آنسرز دیے ہیں۔ بچوں نے کہا کہ چوری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میرڈ لوگوں نے کہا کہ اپنی وائف کو بچانے کے لیے اس نے بالکل ٹھیک کیا۔ کچھ ایج کے لوگوں نے کہا کہ اس کو اریسٹ کر کے سزا دینی چاہیے تھی۔ سب کی رائے جاننے کے بعد کولبرگ نے اپنی تھیوری میں سٹیجز کو اور لیولز کو متعارف کروایا کہ کس سٹیج میں انسان کس طرح سوچتا ہے۔ Let's discuss the third and fourth heading of our outline that are about levels and stages of moral development. ان stages کو پڑھ کر ہم آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان moral development کی کس stage پر ہے۔
द फर्स्ट लेवल इज़ अबाउट प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। ये इखलाकी तरक्की के इब्तदाई मराहल से ताल्लुक़ रखता है। ये सज़ा से बचने के लिए अताअत और फर्माबरदारी पर तवज्जो मरकूज़ करता है। इस लेवल को बैरूनी तौर पर अथॉरिटी के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, जिसमें माँ बाप, बहन भाई, टीचर्स और उसके बुजुर्ग शामिल होते हैं। वो बच्चे को अच्छे और बुरे में फ़र्क करना सिखाते हैं, जिसके लिए बाज़ औक़ात बच्चे को डांटना पड़ता है, जबकि बाज़ दफ़ा रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है। अमूमन बर्थ से 9 साल के बच्चों में इखलाकियात का फर्स्ट लेवल डेवलप हो जाता है। इसकी हम मिसाल ले लेते हैं एक कि इस लेवल में आकर बच्चा समझ जाता है कि अगर उसे सज़ा मिली है तो यकीनन बच्चे ने कोई गलत काम किया है, और अगर उसे इनाम मिला है, कोई शाबाश मिली है या कोई रीइंफोर्समेंट में कैंडी वगैरह मिली है, तो उसने यकीनन कोई अच्छा काम किया है। फर्स्ट लेवल के अंदर 2 स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट से मुतल्लिक। इस स्टेज में बच्चा समझता है कि जो बड़ों ने कह दिया वो सही है, और काम अच्छा करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा, और अगर कोई काम गलत करेंगे तो उस पर हमें सज़ा मिलेगी। मतलब बच्चा कहता है, अगर मुझे पता होता कि मैंने पकड़ा नहीं जाना तो मैं चोरी कर लेता या फिर इम्तिहान में चीटिंग कर लेता। फिर सोचता है कि मैं चुप रहूँगा क्लासरूम में ताकि मेरे उस्ताद मुझसे नाराज़ ना हो। तो ये ओबीडियंस की एग्जांपल थी कि बच्चा जो है वो फर्मा बरदारी दिखाता है ताकि उसे इनाम मिले, कोई शाबाश मिले, वो दूसरों को खुश करने के लिए अच्छे काम करता रहता है। सेकेंड स्टेज इज़ अबाउट इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। यहाँ बच्चे की मेंटल ग्रोथ अप हो चुकी होती है। बच्चा समझता है कि ज़रूरी नहीं जो बात या काम बुजुर्ग हमसे कहेंगे वो सही होगा। हर एक की अलग सोच होती है, इसलिए हर मामले में अंधी तकलीफ नहीं करनी चाहिए। इस स्टेज पर पर्सन आई फॉर एन आइज की फ़िलासफ़ी से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। मसलन बच्चे समझते हैं कि आंख के बदले आंख चाहिए, यानी कि वो चाहते हैं कि तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा कर दूंगा। तो इसलिए वो कहते हैं आई विल लेट यू अ कॉपी ऑफ माइंड, मैं तुम्हें अपनी कॉपी दूंगा इफ़ यू डू माई होमवर्क, अगर तुम मेरा काम करोगे। सेकेंड लेवल ऑफ मोरालिटी इज़ अबाउट कन्वेंशनल मोरालिटी। इसे बाहमी ताल्लुकात के मरहले का नाम भी कहा जाता है। बच्चे में 7 से 12 साल की उम्र में ये लेवल ऑफ मोरालिटी डेवलप होता है। इस मरहले में बच्चा अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की बनने की कोशिश करता है, यानी गुड बॉय और गुड गर्ल बनने की कोशिश करता है। बच्चा असूलों की पाबंदी करता है, चाहे इस ओबीडियंस या डिसओबीडियंस के कोई नताइज अक्स ना हो। ये बच्चा इस लेवल में सीख जाता है कि हर सोसाइटी ने लाइफ गुजारने के लिए कुछ नॉर्म्स या फिर कुछ रूल्स सेट किए होते हैं। इनकी पाबंदी करना रियासत के हर फर्द पर आयद होता है। यहाँ हम इसकी एग्जांपल लेंगे कि फ़र्द इम्तिहान में चीटिंग करने से इनकार कर देता है, क्योंकि इम्तिहान में चीटिंग करना तालीमी निज़ाम को दरहम बरहम करता है या फिर उसे नुकसान पहुँचाता है। थर्ड स्टेज ऑफ मोरालिटी इज़ अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशंस। ये स्टेज 10 से 13 साल की उम्र में डेवलप होती है। इस स्टेज में बच्चे माशरती असूलों को ज़ाती तौर पर अपनाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इन असूलों की खिलाफ वर्जी करके सोसाइटी में हम नहीं रह सकते। फॉर एग्जांपल बच्चे सोसाइटी में गुड बिहेवियर शो करते हैं, ये रिवार्ड के लिए शो करें या फिर पनिशमेंट से बचने के लिए शो करें, ये उनका ज़ाती फेल होता है, और दूसरों के लिए अच्छे जज्बात को जाहिर करते हैं, जैसा कि लव, अफेक्शन और दूसरों के लिए फ़िक्रमंदी वगैरह इसमें शामिल है। द फोर्थ स्टेज इज़ अबाउट लॉ एंड ऑर्डर। इसमें पर्सन लॉ एंड ऑर्डर यानी अमन और अमान को कायम रखने की कोशिश करता है। बच्चा इस स्टेज में लॉ एंड ऑर्डर से वफादारी दिखाता है, कानून पर अमल करते हुए लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखता है, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता। फर्द अथॉरिटी का एहतराम करते हुए इनकी बनाई गई वैल्यूज़, बिलीव्स एंड ओपिनियंस का खुद से मुहासबा करता है। इसके एग्जांपल हम ये लेंगे कि फ़र्द समझता है हमें ट्रैफिक कवानीन को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये कवानीन के खिलाफ वर्जी है, इससे माशरे में अमन अमान कायम नहीं रहता। या फिर पर्सन सोचता है हमें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि कानून इस काम को करने की इजाज़त नहीं देता। थर्ड लेवल ऑफ मोरालिटी इज़ अबाउट पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इंडिविजुअल्स जजमेंट इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ, यानी पिछली तमाम स्टेजेस और लेवल्स पर इंसान ने जो कुछ सीखा होता है, इसकी बुनियाद पर जो उसे सही लगता है, इसी के मुताबिक वो मॉरल फैसले करता है। पर्सन अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ता है। इस लेवल पर अपनी सोच और इखलाक को सोसाइटी की तरफ से बनाए गए रूल्स के मुताबिक रखना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ 10 से 15% लोग ही इस सोसाइटी के बनाए गए रूल्स के मुताबिक रहते हैं। सिर्फ 10-15 लोग ही इस लेवल को ग्रैब कर पाते हैं, जिसकी वजह यह है कि पर्सन रिश्वत देकर, झूठ बोलकर या अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करके इल्लीगल वे से अपना काम करवा लेते हैं।
उनको लगता है कि कानून दूसरे लोगों के लिए है, वो कानून का एहतराम करना इनफरादी ज़िम्मेदारी नहीं समझते। इसकी एग्जांपल हम ये लेंगे कि 10 से 15 लोग जो कि असूलों की पासदारी करते हैं, वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो चीज़ समाजी असूलों के ख़िलाफ़ है वो ख़त्म करके इसके अल्टरनेटिव कोई सज़ा या जज़ा का कानून बनाया जाए और फिर उसे यूनाइटेड स्टेट में आलमी सतह पर मुनक्कद किया जाए। फिफ्थ स्टेज ऑफ मोरालिटी इज़ अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इस स्टेज में लोग अपने ज़ाती अकायद का दूसरों के साथ मुवाज़ना करते हैं। ये इनफरादी हुकूक को बरकरार रखने पर जोर देता है। पर्सन सोचता है कि जो रूल बनाया गया है वो लोगों के वेलफेयर के लिए है। अगर अपने रूल्स इस पर लागू किए गए तो मामला ख़राब हो सकता है। इस स्टेज में लोग इनफरादी आज़ादी को तर्क करके अपनो अमान को कायम रखने के लिए कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ लीगली रॉन्ग टू स्टील, यानी कि कानूनी तौर पर यह गलत था कि चोरी की। हाइंस की अगर हम मिसाल लें ना, तो हाइंस ने कानूनी तौर पर गलत किया चोरी करके, बट इट इज़ मॉरली राइट, यानी कि ये इखलाकी तौर पर अच्छा था। अगर इखलाकी तौर पर देखा जाए तो उसने अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए चोरी की थी ड्रग और उसकी लाइफ को सेव किया था, तो ये इखलाकी तौर पर एक अच्छा काम था, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। Sixth stage is about universal principles. Only 5 or 4% people reach this stage. यानी 4 से 5% जो people हैं वो इस stage तक पहुंच पाते हैं. It is the final level of moral reasoning based on universal laws, ethics, principles, abstract reasonings. At this stage, people follow the principles of justice even if they have no understanding about laws and rules. यानी इस मरहले पर लोग इंसाफ के असूलों की पैरवी करते हैं, चाहे इन्हें नुकसान और कायदो ज़ाबत की समझ-बूझ हो या ना हो। इसकी टाइप्स भी हैं कि इंटरपर्सनल होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं और ग्लोबल होते हैं। अब इसके बारे में मज़ीद हम देखेंगे कि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स से डील करते हैं विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, सोसाइटीज़ वेलफेयर, शहरों की फलाह बहबूद के लिए, इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ की बराबरी के लिए, रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स, यानी कि इंसान के वक़ार और इसके एहतराम के लिए ये जो प्रिंसिपल्स हैं काम करते हैं। इसकी एग्जांपल हम देते हैं कि इफ़ यू कांट रिस्पेक्ट योरसेल्फ, अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, यू कांट रिस्पेक्ट अदर पीपल, तो दूसरे लोगों से इज़्ज़त की तवक्को फिर ना रखें। ऑनेस्टी, ट्रस्ट वर्थीनेस, डिग्निटी और रिस्पेक्ट वगैरह इसके असूल हैं जो कि इस स्टेज पे लोग अपनाते हैं। It's time to discuss the last heading of our outline, that is about conclusion. It is concluded that Kohlberg's theory focus on understanding of morality, कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है मोरालिटी की वो अखलाकियात को समझने पे फोकस करती है। फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड, जो कि बचपन से लेकर जवानी तक के मराहिल हैं, उसमें जो भी अखलाकियात बच्चे ने सीखी हैं उन सबको बयान करती है। इट एक्सप्लेन्स अबाउट वेरियस स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये बहुत सारी डेवलपमेंट की स्टेजेस को बयान करती है। एंड चेंजेस टेक प्लेस इन चिल्ड्रन थिंकिंग, और उन तब्दीलियों का भी जिक्र करती है जो बच्चे में रूनमा होती हैं। ही डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ फैमिली मेम्बर्स, इसका कहना था कि फैमिली मेम्बर्स जो यानी कि ख़ानदान के अफराद हैं वो अहम किरदार अदा करते हैं बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट में, और इसके अलावा स्कूल टीचर्स और उसके हमजोली यानी पीयर ग्रुप जो है वो भी अहम किरदार अदा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बट इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड you. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.